हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। आज की फर्स्ट न्यूज़ है टोक्यो मेक्स सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर अप्रैल 2025। टोक्यो ने क्या किया है, एक मैंडेटरी टर्म लागू की है कि जो भी घर अप्रैल 2025 के बाद में बनेंगे उन सब में सोलर पैनल्स लगाना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा, राइट। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय। नेशनल लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है कौन सी कंट्री के द्वारा? तो पेरू। अब देखिए पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, क्या इसकी कैपिटल है, कोई फेमस बात पेरू के बारे में, कोई वोल्केनो है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, वो सब आप देखें। बाकी पेरूज डिफेंस मिनिस्टर रिमूव्ड प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो बाय इम्पीचिंग हिम, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है? पहला देखिए क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी कंट्री ने नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है? तो पेरू ने की है। क्यों की है? क्योंकि पेरू के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट चार्जेस लगाए हैं, पेड्रो कैस्टिलो पे, और उनको रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एनएचपीसी, एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, एनएचपीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। कौन बने हैं चेयरमैन एंड एमडी एनएचपीसी के? तो वो बने हैं राजीव कुमार विश्नोई। जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। एंड चलिए इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज की फोर्थ न्यूज़ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू बी कमीशन्ड इन इंडिया बाय 2031। टोटल 2031 तक टोटल इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो नए कमीशन किए जाएंगे? तो वो है 20 प्लांट्स। इसके लिए डिफरेंट लोकेशंस भी बताई गई हैं, लेकिन हम 20 लोकेशंस तो याद नहीं रख सकते, है ना। चलिए, तो आपने इतना ही ध्यान रखना है कि नए 20 प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है? पावर प्लांट दैट यूजेस द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हमारा पर्पज है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। अब फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है? एक होता है तोड़ना, एक होता है जोड़ना। तो वो हम ऑलरेडी हमने सन के बारे में, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पे मैंने एक अलग ही वीडियो बनाई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की 100 नोट्स की सीरीज में, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, राइट। आज की फिफ्थ न्यूज है, मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022। आई थिंक मैंने एक बार और इसका जिक्र किया है। 2022 में सबसे ज्यादा बात जिसके बारे में की, सबसे ज्यादा लिखा गया है जिस फील्ड एथलीट के बारे में, वो है नीरज चोपड़ा। ही इज ए जेवलिन थ्रोअर। ठीक है, आज की सिक्स न्यूज आती है। तो एक स्कीम है जिसका नाम चेंज किया गया है। यहाँ पे मैंने लिखा है ओल्ड नेम, यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू नेम। तो आपको ज्यादा फोकस करना है न्यू नेम पे, क्योंकि ओल्ड नेम नहीं पूछेंगे, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि उसका ये नाम है, उसका न्यू नेम क्या रखा गया है। ठीक है, तो न्यू नेम रखा गया है पीएम विरासत का संवर्धन। ठीक है, पीएम विकास स्कीम। और इसका पहले नाम क्या था? पीएम कौशल को काम कार्यक्रम स्कीम। पीएम के पीएम विकास में कन्वर्ट हो गई है। अब ये स्कीम प्रोवाइड क्या करवाती है? टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज समझते हैं आप, किसी एरिया में अगर किसी धर्म के लोग कम रहते हैं तो वो माइनॉरिटीज होते हैं। ठीक है, ये किसी कास्ट एंड ऑल से रिलेटेड नहीं है। माइनॉरिटी मतलब जो कम संख्या में है, मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादा संख्या में है ना, जिसको आप कास्ट एंड ऑल से रिलेट नहीं करना है। तो जो भी माइनॉरिटीज हैं किसी एरिया में, उनके लिवलीहुड को इंप्रूव करना, बेटर करना, ये इसका काम है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आज की सेवंथ न्यूज है अग्नि 5। ये एक मिसाइल है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट इट्स नाइट ट्रायल्स। शाम के टाइम पे इसके ट्रायल्स हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के कोस्ट पे, तट पे है ये आइलैंड, वहां से ये जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं अग्नि 5 के। टारगेट रेंज कितनी है इसकी? 5000 किलोमीटर्स। अब जो ये मिसाइल्स होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं, किसी और वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को उठाएंगे। बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अग्नि 5 जो है अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा कोस्ट के पास से, वहां से इसका नाइट ट्रायल किया गया है। चलिए आज की 8th न्यूज है, अरुणोदय 2.0 स्कीम लॉन्च्ड बाय। अरुणोदय 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा। असम में भी जो असम के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ऑनलाइन वर्चुअल मोड में इन्होंने लॉन्च की है फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अब देखिए असमीज में हम इसको बोलते हैं अरुणोदय 2.0 स्कीम।
ठीक है। अब इस स्कीम के अंडर होगा क्या? अंडर दिस स्कीम वुमेन विल रिसीव ₹1250 इन देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ। जो वुमेन है उनको हर महीने अपने अकाउंट में इस स्कीम के अंडर 1250 रुपए मिलेंगे। ठीक है। अब ज्यादा डेप्थ में आपने पढ़ना होगा तो आप इस स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना होता है तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की 9th न्यूज है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 के अकॉर्डिंगली एक फोरम हुई है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 में हुई है। इसने एक रिपोर्ट या कह लीजिए कुछ रिलीज की है, रिपोर्ट है ना, जिसके हिसाब से क्या कहा गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड यूजर्स लाइन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, तो वो है इंडिया में। टोटल कितने हैं? 800 मिलियन यूजर्स। अनाउंसमेंट किसने की है इस चीज की? राजीव चंद्रशेखर, जो कि कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो यहाँ पे ना इस चीज पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बट इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं इंडिया में, टोटल 800 मिलियन। तो ये किस रिपोर्ट, किस फोरम में इस चीज के बारे में बताया गया है, अनाउंसमेंट की गई है? तो ध्यान रखना है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022। अब जो ये फोरम थी इसका थीम क्या था? ठीक है, तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, लिवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत। एम्पावरिंग भारत, इंटरनेट गवर्नेंस, वैसे करके आप याद रख सकते हैं। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। अब आगे चलते हैं, आज की 10th न्यूज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी एक अपॉइंटमेंट की बात की गई है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री में है? ठीक है, क्यों फेमस है? अब फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पहली ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बनी है वहां की? डॉक्टर क्लॉडिन गे। शी इज अ फीमेल। ठीक है, क्योंकि देखिए हम इंडियंस हैं, हमें नाम से ज्यादा आइडिया लगता नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता, तो लिखना पड़ता है मेल है फीमेल है। डॉक्टर क्लॉडिन गे फीमेल है, 30th प्रेसिडेंट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। तो ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 11th न्यूज की तरफ चलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है, किसके साथ? हिंदुजा ग्रुप के साथ। क्यों इनको कहा गया है? मतलब ये क्या करेंगे, जो हिंदुजा ग्रुप है, दे विल इन्वेस्ट इन 11 सेक्टर्स इन द स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में जो 11 सेक्टर्स है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी? 35,000 करोड़ रुपए की। कौन कौन सी फील्ड्स में? देखिए 11 सेक्टर्स अगर मैं मेंशन कर भी देती, आप याद नहीं कर पाते, तो मैंने यहाँ पे मोटे मोटे से रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब में जो है क्या करेगा हिंदुजा ग्रुप? इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग्स होगी, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। दिस इज द लास्ट पेज। आज हमें टोटल 18 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। हम पहुंच गए हैं 12th पॉइंट की तरफ। सारे वन लाइनर्स हैं, ज्यादा नहीं है इनके बारे में पढ़ने के लिए, तो हम फटाफट से इनको रिवाइज करेंगे, एक तरह से रिविजन ही है। तो 12th पॉइंट है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बनी है? तो वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX। जो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, IEX, इन्होंने वो सारे मेजर्स लिए हैं जिससे कि कार्बन को रिड्यूस करने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज इस तरह से बन गया है। आज के 13 न्यूज देखते हैं। यूएन स्टेट्स हैव रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम यूएन वुमेन्स राइट्स ग्रुप। यूएन स्टेट्स ने क्या किया है? यूनाइटेड नेशन जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक कंट्री को रिमूव किया है यूनाइटेड नेशन के वुमेन्स राइट ग्रुप से। तो वो कौन सी कंट्री है? ईरान है। अब क्यों किया है आप ये लोग रिसर्च कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान को रिमूव किया है, कैपिटल तेहरान, करेंसी इरानियन रियाल, और कॉन्टिनेंट हमें पता ही है एशिया में लोकेटेड है। चलिए आज का 14th पॉइंट देखते हैं। फ्लावर दैट वाज डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द यूएस वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज। मतलब जो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं, और वो अगर वो मतलब लॉस हो गए, हमसे खो गए, तो हमें वैसी वैरायटी, वैसी ब्रीड और नहीं मिलेगी, ये मतलब होता है। तो इसमें एनिमल्स को भी देते हैं ये वाला टाइटल जो है। तो यहाँ पे एक फ्लावर को दिया गया है जो कि है नेवादा वाइल्ड फ्लावर। ठीक है, चलिए वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सारे के सारे वन लाइनर्स हैं, फटाफट से हम पढ़ लेंगे। आज की 15th न्यूज है, PM ऑफ डेनमार्क। न्यू अपॉइंटमेंट है, PM बने हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि PM बने कौन है। मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, शी इज द यंगेस्ट PM ऑफ डेनिश हिस्ट्री। डेनिश हिस्ट्री की सबसे यंग PM है। री इलेक्शन हुआ है, मतलब पहले भी ये PM थी, वहां पे इलेक्शन हुए, फिर से ये बन गई है, एंड PM है सिंस जून 2019। जून 2019 से ये वहां की PM है। ठीक है, चलिए डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेनमार्क इज अ यूरोपियन कंट्री। तो अपने मैप में देखें कि यूरोप
कहाँ जैसे है, एशिया के ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, 7 कॉन्टिनेंट्स का हल्का सा पता करें। अगर आपको पता है तो वहाँ पे देखें डेनमार्क कहाँ पे है, कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आज की 16th न्यूज़ पढ़ते हैं, बट फर्स्ट लेट मी एडजस्ट दिस पेज। ओके, आज के 16 न्यूज़ है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। इसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स, इंडिया में कितने लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जॉब करें, तो वह 50.3%। एंड हाईएस्ट ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा जॉब, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, मुंबई है। ये इन ऑर्डर ऑफ सिटीज में बताया गया है। तो याद रखना है, रिपोर्ट का भी नाम याद रखना है। हम डेटा याद रखते हैं, रिपोर्ट का नाम याद नहीं रखते और फिर वहां पे खराब हो जाता है काम, है ना। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023, इंडिया में एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है 50.3%, पहले थी 42 के आसपास, और हाईएस्ट है इन कैटेगरी ऑफ सिटीज बात करें, हाईएस्ट ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है मुंबई में। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, फिल्म सिटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का 17th पॉइंट पढ़ते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2022 किसे दिए गए हैं, इंडियन रेलवेज को दिए गए हैं, प्रेजेंटेड बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और प्रेजेंट किसने किए हैं, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने किए हैं प्रेजेंट। याद रखना है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2022 इंडियन रेलवेज, राइट, और प्रेजेंट किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रेसिडेंट के द्वारा। आज की 18th एंड लास्ट न्यूज जिसका आपको हमेशा वेट रहता है वो अब हम पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लास्ट न्यूज है ईवी यात्रा वेब पोर्टल एंड ऐप लॉन्च्ड बाय। एक पोर्टल भी है, एक ऐप भी है, लॉन्च की गई है ईवी यात्रा, किसके द्वारा, ये भी द्रौपदी मुर्मू, जो कि पिछले क्वेश्चन का आंसर था, सेम इसी का भी है। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लॉन्च की है ये ऐप। इसके थ्रू यूजर्स क्या कर सकते हैं, यूजर्स कैन यूज दिस ऐप टू फाइंड द नियरेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन। सबसे नजदीक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने वाला स्टेशन कौन सा है, और ये फाइंड कर सकते हैं और रिजर्व कर सकते हैं एक चार्जिंग स्लॉट, मतलब बुकिंग कर सकते हैं एक स्लॉट के अपने लिए। ठीक है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ रहा है तो चार्जिंग चाहिए, भाई पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग लेंगे। अभी तो देखिए पेट्रोल डीजल पे चल रहा है सारा काम, पर जैसे भी जो भी चेंजिंग्स होंगे, क्योंकि होता क्या है, टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं। पहले पैदल चलते थे, रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब आया, फिर बसेस, ट्रक, अब कार, मोटर बाइक, इस तरह से इंसान डेवलपमेंट करता रहता है ना। तो चलिए जो भी था, अब आज के हमारे करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। देखिए आज का वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ 13 पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर, जो कि है टाइटल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022 फॉर ब्लाइंड वॉन बाय। ये टाइटल है T20 वर्ल्ड कप का 2022 का फॉर ब्लाइंड। तो ये टाइटल किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, और कहाँ पे हुआ था ये, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैन ऑफ द मैच कौन बना है, तो वो बने हैं सुनील, एंड मैन ऑफ द सीरीज कौन बने हैं, तो वो बने हैं अजय, राइट। आगे चलते हैं, आज की सेकेंड न्यूज पढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, मोरक्को में। 2022 यानी इस साल का कहाँ हुआ है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अब आपका काम है, यूएई कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, क्या इसकी कैपिटल है, मोरक्को कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, क्या इसकी कैपिटल है। आसपास का थोड़ा कंट्रीज को भी आप नजर मार सकते हैं, ठीक है, तो इससे आपको इन दोनों कंट्रीज के बारे में पता चल जाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ होगा, 2022 का कहाँ हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज पढ़ते हैं, तो वो है इंडिया एनर्जी वीक 2023। यहाँ पे एक वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया जाएगा 6 से 8 फरवरी 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यू पीएम ऑफ आयरलैंड। अब देखिए सारे वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं, तो इनमें और ज्यादा पढ़ने की ऐसा कोई बात है नहीं, है ना। तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। कौन बने हैं, लियो वरादकर बने हैं। आयरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है देखिए, और जो ये लियो है ये है इंडियन ऑरिजिन पर्सनैलिटी। ये बने हैं सेकेंड टाइम बिकेम पीएम, मतलब दूसरी बार वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। और डिप्टी पीएम कौन बने हैं, माइकल मार्टिन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नए पीएम कौन बने हैं आयरलैंड के, लियो वरादकर, और डिप्टी पीएम कौन बने हैं, माइकल मार्टिन, याद रखना है। ठीक है, चलिए आज की फिफ्थ न्यूज है 63rd सेशन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी।
सेशन मतलब मीटिंग हुई है, जो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी है इसकी मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है, लखनऊ में हुई है, कौन सा एडिशन हुआ है, 63rd एडिशन हुआ है, राइट। अब देखिए इसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं था पढ़ने के लिए, तो अब आगे चलते हैं, आगे की न्यूज पढ़ते हैं। 6th न्यूज है ग्लोबल रैंकिंग्स इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस। साइंटिफिक पब्लिकेशंस में ग्लोबल रैंकिंग्स रिलीज की गई हैं। अब पूरी रिपोर्ट का नाम क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट। इसके हिसाब से साइंटिफिक पब्लिकेशन समझते हैं कि पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन होता है पब्लिकेट करना है, ठीक है, उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, 3rd। टॉप पे कौन है, चाइना। 2nd नंबर पे कौन है, यूएसए। पब्लिकेशंस मतलब कुछ पब्लिश करना साइंटिफिक या साइंस के ऊपर, है ना, इस तरह से। चलिए आज की 7th न्यूज है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 दिसंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है थीम। आपने थीम याद रखना है, इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, याद रखना है। सो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रैंकिंग्स जो है साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, इसमें इंडिया का रैंक भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी को आप फिर भी ड्रॉप कर सकते हैं। आयरलैंड वाला इंपॉर्टेंट है, एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप। सो आज के सारे बेशक 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। आज की 8th न्यूज है ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग। जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है इसकी मीटिंग हुई है कहाँ पे, कोलकाता में। चेयरमैनशिप किसके पास रही या किसने चेयर किया, किसने इसको हैंडल किया, हेड रहे, तो वो थे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स आती हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। आपने ध्यान में रखना है, हमने पॉलिटी में जोनल काउंसिल्स के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा है, तो अगर आपको नहीं पता वहां पर जाकर जोनल काउंसिल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने इसके ऊपर, राइट। आगे चलते हैं, आज की 9th न्यूज पढ़ते हैं। तो जीआई टैग दिया गया है एक चीज को, ठीक है, आप स्पीच समझिए, कोई भी चीज समझिए, तो एक जीआई टैग दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है राक्से कार्पो एप्रिकॉट। इसको जीआई टैग यानी जीआई समझते हैं ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, 2-3 दिन पहले हमने इससे रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी, है ना। तो ये पहला एप्रिकॉट है, मतलब पहली ऐसी चीज है जिसे जीआई टैग दिया गया है जो कि लद्दाख से बिलोंग करती है, ठीक है, फर्स्ट जीआई टैग ऑफ लद्दाख। एंड इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स इन इंडिया कितने हो गए, 432। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड 10th क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो देखिए यही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है, सरगम कौशल, जो कि कहां से है, जम्मू एंड कश्मीर से। देखिए मिस वर्ल्ड का पता है, मिस यूनिवर्स का पता है, लेकिन मिसेज वर्ल्ड ये भी ग्लोबल लेवल पे होता है कंपटीशन, ठीक है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 याद रखना है, सरगम कौशल जम्मू एंड कश्मीर से बनी है। टाइटल बैक टू इंडिया आफ्टर 21 ईयर्स, पूरे 21 साल के बाद ये टाइटल वापस आया है इंडिया में, यानी 21 सालों के बाद इंडिया जो है फिर से जीता है मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल। इससे पहले ओनली वन वंस टिल 2022, 2022 तक पहले सिर्फ एक बार ही जीता जा चुका है, मतलब इन शॉर्ट आज तक एक बार ही जीता गया था। 2022 में क्या, आज तक एक ही बार जीता गया था, 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर के द्वारा। लेकिन 2001 के बाद 2022 में हमें मिला है सेकंड मिसेस वर्ल्ड कप टाइटल, जो कि है सरगम कौशल का, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और आज की 11th न्यूज देखते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP 3.0 वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय। ये वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना, 2015 में। कैसे बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्टोरी। अब देखिए नीति आयोग में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ अपने इकोनॉमिक्स के सेशन में, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करने लग गए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, राइट। तो चलिए याद रखना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और जो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये बना है 2017 में। 3.0 मतलब 3rd एडिशन इसका लॉन्च किया गया है, राइट। क्यों किया गया है, टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, बिजनेसमैन। तो जो भी वुमेन है जो बिजनेस कर रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज की 12th न्यूज पढ़ते हैं। तो एक सेमिनार, इसे आप समझ लीजिए कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव, कुछ भी समझ लीजिए। तो एक सेमिनार हुआ है ऑन सिक्योरिंग द साइबर स्पेस फ्रंटियर्स। ये एक इस नाम का एक सेमिनार हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में।
किसके लिए? फॉर डेलीगेट्स फ्रॉम एससीओ मेंबर स्टेट्स। एससीओ क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए ये एक सेमिनार हुआ था ऑन सिक्योरिंग द साइबर स्पेस फ्रंटियर्स। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। चलिए आज की 13th न्यूज है A unique alphanumeric identification number for all families proposed by। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये प्रपोज किया है कि हर एक फैमिली को हमारी स्टेट में एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे उसमें, न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए एक नंबर होगा, हर एक फैमिली को एक नंबर दिया जाएगा। तो कौन सी स्टेट ने ये चीज अनाउंस की है? वो की है जम्मू एंड कश्मीर ने, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर में भी किसने? जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, राइट। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 और 22 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज है, यहाँ पे एक बुक का जिक्र किया गया है। बुक का नाम है फिट एट एनी एज। सो फिट एट एनी एज इज अ बुक रिटन बाय होम। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? तो काफी ज्यादा न्यूज में है। रिटायर्ड एयर मार्शल पीवी अय्यर के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। 90 के अराउंड इनकी एज है और इस उम्र में भी ये काफी ज्यादा फिट हैं, तो इन्होंने फिटनेस पे ही एक बुक लिखी है। इसको जो लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया? एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। और पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? तो दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय ब्लूम्सबरी इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है बुक का नाम, ऑथर और कहाँ पे इसको एक तरह से सकते हैं हम लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए फर्स्ट न्यूज हो गया कंप्लीट। सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं। 13th WTO मिनिस्ट्रियल मीट फरवरी 2024। फरवरी 2024 में 13वां एडिशन 13th एडिशन होगा WTO मिनिस्ट्रियल मीट का। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 1995। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। सो WTO का मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी फरवरी 2024 में। तो इसका होस्ट कौन सी कंट्री होगा? क्वेश्चन आपका ये है। तो वो होगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हम 13वें एडिशन की बात कर रहे हैं, जो इसका 12th एडिशन है, ठीक है। वो 2022 में यानी इस साल हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूजुअली जो WTO के मिनिस्ट्रियल मीट है ये हर 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। चलिए हमारा सेकंड न्यूज भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज देखते हैं। नाउ टू सेट अप स्पर्श सेंटर्स। अब स्पर्श क्या है? ये एक फुल फॉर्म है, एक इनिशिएटिव की शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है। सो इसके फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इनिशिएटिव। तो फुल फॉर्म तो देखिए आपको देखनी पड़ेगी, है ना। बाकी स्पर्श सेंटर्स जो हैं इंडिया में खोले जा रहे हैं जगह जगह पे। तो इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है किस किसके बीच में? बंधन बैंक एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि स्पर्श सेंटर्स खोले जा सके। अब ये स्पर्श क्या है? फुल फॉर्म हमने पढ़ी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इनिशिएटिव। सो ये क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। डिफेंस से जो रिटायर्ड पर्सनैलिटीज हैं उनके पेंशन से रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज की फोर्थ न्यूज पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे रिसेंटली डेथ हुई है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अबिगेल क्वाना नाकोआ। अब ये कौन है? शी पास्ड अवे रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। हवाईज लास्ट प्रिंसेस, हवाई के लास्ट प्रिंसेस थी। अब देखिए ये 96 ईयर्स की थी और इनकी डेथ हुई है। तो अब ये हवाई है कहाँ? ठीक है, हवाई इज अ स्टेट इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है एक कंट्री यूएसए। तो यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं इन टोटल, तो उनमें से एक है हवाई और हवाई की प्रिंसेस की रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज के 5th न्यूज पढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च्ड बाय। अब श्योरिटी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इंडिया के पहले तो किसके द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो कि कौन है? नितिन गडकरी, उनके द्वारा। कहां से लॉन्च किए जाएंगे? फ्रॉम बजाज अलायंस, राइट। आज के 6th न्यूज है 50th केप टाउन टू रियो रेस। अब ये केप टाउन क्या है, रियो रेस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए 50वां एडिशन होगा
2023 में यानी अगले साल, जिसमें केप टाउन टू रियो रेस होगा। अब केप टाउन टू रियो रेस क्या है? ट्रांस अटलांटिक ओशन रेस, अटलांटिक ओशन के थ्रू एक बोट रेस होगी, ठीक है। अब केप टाउन क्या है? इट इज अ कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। और रियो क्या है? रियो डी जेनेरियो इज अ सिटी इन ब्राजील। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे जब हम चलेंगे तो मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊंगी कि किस तरह की है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया का कौन सा वेसल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सो INSV तारिणी विल पार्टिसिपेट इन इट, राइट। अटलांटिक ओशन में एक रेस होने जा रही है, केप टाउन टू रियो रेस, इसका 50वां एडिशन हो रहा है, तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? क्वेश्चन आपका ये है। सो INSV तारिणी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि डायग्राम्स के थ्रू जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक चीजें रहती हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हर एक कंट्री का अगर जिक्र होता है, मैप पे देखो कहाँ है, फ्रांस का जिक्र हुआ, फटाफट से मैप में देखो, आपको पता है फ्रांस कहाँ पे, यूरोप में है कहाँ, जैसे पता है, बट एक बार आप देखेंगे ना बार बार तो आपके दिमाग में वो चीज बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें केप टाउन टू रियो रेस की, तो ये है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, और इनके बीच में क्या आता है? अटलांटिक ओशन आता है। सो जो हमारा साउथ अफ्रीका है, विच इज अ कंट्री इन अफ्रीका, उसकी कैपिटल है केप टाउन। वहां से चले ब्राजील में एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, यहां तक की रेस होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेसल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया का हमने पढ़ लिया कि INSV तारिणी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, विच इज अ सेल बोट ऑफ इंडियन नेवी, और INSV की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, ठीक है। चलिए तो आज का 6th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलती हैं और आज का 7th पॉइंट पढ़ती हैं। यंगेस्ट टू क्लेम 5 विकेट ऑन टेस्ट क्रिकेट डेब्यू। यंग पर्सन जिन्होंने क्लेम किए हैं 5 विकेट टेस्ट क्रिकेट डेब्यू पे, वो है रेहान अहमद। कहां से है? ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। चलिए आज की 8th न्यूज है करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा कौन है? ही इज अ फ्रेंच फुटबॉलर एंड इन्होंने क्या किया है? ही अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल अब ये नहीं खेलेंगे, उसमें से इन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। याद रखना है करीम बेंजेमा ही इज अ फ्रेंच फुटबॉलर, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन से हैं ऐसे फ्रेंच फुटबॉलर जिन्होंने रिसेंटली जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, तो आपने ध्यान में रखना है उनका नाम करीम बेंजेमा, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की 9th न्यूज आती है स्टेट गवर्नमेंट दैट मेड आधार मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स स्कीम्स। इस लाइन का मतलब क्या है? कौन सी है ऐसी राज्य सरकार जिन्होंने आधार कार्ड का होना मैंडेटरी किया है? अगर आपको किसी भी स्कीम का फायदा उठाना है, आप किसी भी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, आपको किसी भी स्कीम के अंडर अगर राज्य की तरफ से एड मिल रही है, सहायता मिल रही है, तो आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। कौन सी राज्य सरकार ने यह फैसला किया है? तो वो है तमिलनाडु। अब इसी के साथ पढ़ते हैं कि तमिलनाडु के CM कौन है और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे जरा क्रॉस कर लीजिएगा, ऊपर नीचे मैंने गलती से लिख दिया है। CM ऑफ तमिलनाडु इज MK स्टैलिन। ये तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, बट गवर्नर का जिक्र इतना नहीं पढ़ते, बट हल्का सा देख लेते हैं। ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं, याद नहीं करना, जितना याद रहता है ठीक है, क्योंकि CM गवर्नर इतने नहीं है, तो आपके लिए नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो CM है तमिलनाडु के MK स्टैलिन एंड गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे चलती हैं और आज की 10th न्यूज पढ़ते हैं। सो ये भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज है। स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड LPG सिलेंडर्स एट ₹500 पर सिलेंडर। ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये अनाउंसमेंट की है कि अब जो LPG सिलेंडर आप समझते हैं, गैस सिलेंडर जो होते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये जो सिलेंडर्स हैं ₹500 पर सिलेंडर मिलेंगे। ये की है अनाउंसमेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने। लेकिन एक मिनट, सबको नहीं, कुछ बेनिफिशियरीज को, ठीक है। सबको इतने सस्ते में मिलने लगे तो फिर मजा आ जाएगा, नहीं? चलिए तो पहला तो LPG सिलेंडर वाला क्वेश्चन आएगा, तो राजस्थान गवर्नमेंट याद रखना है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से ये सब मिला जाएगा। एंड विल प्रोवाइड 12 LPG सिलेंडर्स टू पुअर फैमिलीज एट द अबव मेंशन्ड रेट। इस रेट पे जो पुअर फैमिलीज है, जो भी स्कीम उनकी चल रही है उसके अंदर जो भी पुअर फैमिलीज डिसाइड किए गए कि हाँ इनको मिलेगा फायदा, तो उन पुअर फैमिलीज को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे ₹500 पर सिलेंडर के हिसाब से। बाद में लेना होगा तो नॉर्मल रेट लगेगा, ठीक है।
अब चलिए एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड ही एक स्कीम का जिक्र यहाँ पे किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन 2016 इन बालिया यूपी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आज की 11th न्यूज है 11th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। सो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुई हैं, इसका 11th एडिशन हुआ है। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुआ है? इंडिया एंड नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के बारे में जानते हैं, जल्दी से अपना मैप निकालें, देखिए वहां पे वर्ल्ड मैप में कहाँ पे लाई करता है। सो नीदरलैंड इज सिचुएटेड इन यूरोप, इट इज अ कंट्री इन यूरोप और इसकी कैपिटल है एम्स्टरडम। ठीक है, इंडिया एंड नीदरलैंड्स 11th एडिशन फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। राइट, आज के 12th न्यूज पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है। गृह प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है गृह प्रवेश। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? अगरतला में। किसके लिए? फॉर बेनिफिशरीज अंडर पीएम आवास योजना रूरल एंड पीएम आवास योजना अर्बन। जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी और ग्रामीण इलाकों में, इसके अंडर जो भी बेनिफिशरीज आते हैं उनको इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो पीएम आवास योजना रूरल एंड अर्बन है, इनका मिशन क्या था? टू अचीव द गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 2022 तक सबको जो है घरों की रहने की सुविधा मिले, ये आप कह सकते हैं गोल था। बट हुआ ये है कि अब जो रह गए हैं वंचित इससे, वो गृह प्रवेश प्रोग्राम के अंडर जो है वो कवर किए जाएंगे। और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की जाएगी ये स्कीम? सो गृह प्रवेश प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। राइट, चलिए आज की 12th न्यूज भी हो गई। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज की 13th न्यूज पढ़ते हैं। 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन इज एसोसिएटेड विद। एक कैंपेन है जिसका थीम है 1 वीक 1 लैब। सो ये जो इस थीम का जो कैंपेन है किससे एसोसिएटेड है? CSIR से एसोसिएटेड है। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इस कैंपेन का एम क्या है? To showcase achievements and innovations in each of the CSIR labs in country। CSIR ने अब तक जितनी भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं उनको CSIR की जितनी भी लैब्स है कंट्री में, अप्रोक्सीमेटली 37 है, 37 के अराउंड, तो वहां पे उनकी जो अचीवमेंट्स उनको शोकेस करना। ठीक है, आज का 14th पॉइंट है इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स मिसाइल डिस्ट्रॉयर। मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला एक कह सकते हैं डिवाइस जो है इंडिया ने लॉन्च किया है। डिवाइस भी नहीं, INS या नेवल शिप होगा, INS मोरमुगांव। ठीक है, तो कहां पे लॉन्च किया है? एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज की 15th न्यूज पढ़ते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2022। अब ये पेटा क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। वो सारे लोग जो एनिमल्स के साथ मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं या ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं एनिमल्स के लिए, तो उनको जो है यहाँ पे अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, रिकॉग्निशन दी जाती है। तो पेटा आपको पता चल गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड पेटा स्टैंड्स फॉर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नाउ आज का क्वेश्चन क्या है कि पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है अवार्ड? सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा कौन है आपको अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है, शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस। ठीक है, एंड पेटा इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियंस 2022 जॉन अब्राहम एंड फातिमा सना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड चलिए अब सीधे चलते हैं आज के नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 16th पॉइंट है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम लॉन्च्ड बाय। एक स्कीम है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। सो इसके अंदर क्या होगा? पर्सनली बुक्स विल बी डिलीवर्ड टू दोज पर्संस हु आर अनेबल टू विजिट स्टेट रन लाइब्रेरीज। राज्य के द्वारा जो लाइब्रेरीज, जो भी लाइब्रेरीज राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं, वहां पर अगर कोई नहीं जा सकता है पढ़ने के लिए तो उन्हें पर्सनली बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम का मतलब।
ठीक है, चलिए आज का 17 न्यूज पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। दिस डे वॉज फाउंडेड आफ्टर मिलेनियम डिक्लेरेशन ऑन द ऑफ द यूएन ऑन 8 सितंबर 2000। 8 सितंबर 2000 को यूनाइटेड नेशंस का एक मिलेनियम डिक्लेरेशन हुआ था, तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है ये मनाया जाएगा, ये अनाउंस किया गया था। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 दिसंबर आपने याद रखना है, प्लस इस डे का एम है, इस डे को सेलिब्रेट करने का एम है to raise awareness about the necessity of solidarity in reducing global poverty। ग्लोबल लेवल पे जो गरीबी है उसको रिड्यूस करने के लिए जो आवश्यकता है हमें यूनाइट होने की, ये चीज लोगों को बतानी है। ठीक है, मतलब गरीबी हटाओ, उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, इस तरह से है, राइट। चलिए आज का 18th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स की बात की गई है। सो 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है? 68th। 2021 में क्या रहा था? 71st। तो इंडिया ने इंप्रूवमेंट की है 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ये इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया गया था? सो दिस इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट, राइट। एंड मोस्ट फूड सिक्योर कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज्यादा फूड सिक्योर कंट्री कौन सी है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का भी हमने पढ़ा था, केप टाउन इसकी कैपिटल है। केप टाउन टू रियो रेस हो रही है, 2023 में होगी, है ना, तो वो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था, बस वही वाला साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जो एक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका में, ऐसा नहीं कि अफ्रीका का पार्ट है साउथ वाला, साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री सिचुएटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, राइट। चलिए आज का 19वां पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप पे बड़ा इशू हो गया था, यूट्यूब वीडियो पे मैंने देखा, मैंने गलती से कह दिया था कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है। भाई साहब ठीक है, मान गई मैं अपनी गलती, कतर में हो रहा है, बट उसके लिए इतना इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। मैं देख रही थी एक के बाद एक कमेंट, एक के बाद मैम फीफा ये वो वैसा वैसा। भाई ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैंने वहां पे कमेंट में कमेंट किया, उसके बाद उसको पिन कर दिया था कि किसी को अगर नहीं पता तो वो करेक्ट कर ले। बट आप लोगों ने इतने कमेंट्स छोड़े कि मुझे वो रिमूव करने पड़े इतने ज्यादा कमेंट्स की मैम ये है वो है, आपको नहीं पता। हाँ भाई मुझे नहीं पता, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट आप करेक्ट कर सकते हैं नो डाउट। बट इस तरह से वो इतना भर दिया था आप लोगों ने कमेंट सेक्शन। तो चलिए जो भी है, सो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ है, मैं कभी नहीं भूलूंगी, हर 4 साल बाद होता है, मैं ये भी नहीं भूलूंगी। सो ये टाइटल जीता किसने है? अर्जेंटीना ने जीता है। अब यहाँ पे गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड एंड गोल्डन ग्लव अवार्ड किसने जीतने? तो देखिए आप सबको पता होगा इसके बारे में, जिस हिसाब से आपने कमेंट्स किए थे, आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की। सो गोल्डन बॉल अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसका। लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट अवार्ड बापे को मिला है एंड गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर एंड देन हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। सो एटीपी फैंस फेवरेट अवार्ड, ये यहाँ पे अवार्ड का जिक्र है कि ये अवार्ड किसे दिया गया है। अवार्ड का नाम है एटीपी फैंस फेवरेट अवार्ड। ये दिया गया है राफेल नडाल को। राफेल नडाल कौन है? स्पेनिश टेनिस प्लेयर। कहाँ पे दिया गया ये अवार्ड? एट द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। जितने भी टेनिस प्रोफेशनल्स से उनकी एसोसिएशन हुई है एटीपी अवार्ड्स 2022 में, तो वहां दिया गया है। प्लस यहीं पे एक और अवार्ड दिया गया है एटीपी मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, जो कि है कार्लोस अल्केराज हु इज आल्सो फ्रॉम स्पेन। राफेल नडाल स्पेन से हैं और कार्लोस अल्केराज भी स्पेन से हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमने जो आज के 20 पॉइंट्स पढ़ने थे वो हो गए कंप्लीट। सो आज हम पढ़ेंगे 23 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज है बेस्ट परफॉर्मर इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल लेवल पे कौन सा स्टेट या यूटी कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसके हिसाब से एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, राइट। तो उसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन एमर्ज हुआ है, कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूटी? तो पुडुचेरी एमर्ज हुई है एज द बेस्ट परफॉर्मर इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI। अब देखिए ये साउथर्न इंडिया का मैंने हल्का सा मैप बनाया है, यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये पुडुचेरी क्या है? यूटी है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये यूटी है, ठीक है। इसमें और भी आते हैं करिकाल वगैरह, बट हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो आप थोड़ी सी लोकेशन समझ लीजिए कि पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इनका कंफ्यूजन होता है। बाकी इसके अलावा चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली, तो वो सबको पता होता है ना। तो चलिए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्मर एमर्ज हुआ है पुडुचेरी। पुडुचेरी के CM कौन है? N रंगास्वामी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डॉक्टर T सौंदरराजन, ठीक है।
नाउ पुडुचेरी पे कौन लोग रूल करते थे या इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट थी इन इंडिया अंटिल 1954। यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच यानी जो फ्रांस से आए थे, वो लोग यहाँ पे रूल करते थे। 1954 तक पुडुचेरी उनके अंडर था, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट हो गया। सो ये हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। यहाँ पे तो चलिए थोड़ा सा हमने वैसे नॉलेज के लिए पढ़ लिया, राइट। चलिए आज की सेकेंड न्यूज देखते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे। डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेशनल लेवल का मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 दिसंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। जो श्रीनिवास रामानुजन थे, मैथमेटिशियन थे, बहुत ज़्यादा रिनाउंड, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है। मतलब उनका बर्थडे होता होगा 22 दिसंबर को, तो बस उसी की यादगार में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज़ पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थर्ड पॉइंट है इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम मीटिंग। ये एक फोरम है जिसका नाम है इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम। इसकी मीटिंग कहाँ पे होगी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दैट इज अ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है? मैप में देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी है इंडिया के, और दैट इज ऑल्सो यूटी, यूनियन टेरिटरी, है ना। चलिए, तो अंडमान एंड निकोबार के कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नाउ हम बात कर रहे हैं इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम, मतलब इन दो कंट्रीज के बीच में एक फोरम हुआ है, मीटिंग हुई है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी अटेंडेड द मीटिंग विद इंडोनेशियन डेलीगेट्स। जो इंडोनेशियन डेलीगेट्स थे वो यहाँ पे आए, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया। जो अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर है डीके जोशी, उन्होंने अटेंड की ये मीटिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस फोरम में जो कि पोर्ट ब्लेयर में हेल्ड हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट या अटेंड उस मीटिंग को किसने किया था? तो अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी ने उसे अटेंड किया था, राइट। चलिए अब आज की फोर्थ न्यूज पढ़ते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2023। एशिया की रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होगी? तो ये होगी न्यू दिल्ली में, और जो अगले साल ये होगी तो इसका 36th एडिशन होगा। ये अनाउंसमेंट किसने की है? अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। चलिए वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक करते रहिएगा। आज के फिफ्थ न्यूज है सिटी इंक्लूडेड अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। स्वदेश दर्शन की सेकेंड वर्जन आया है इस स्कीम का। तो इस स्कीम के अंडर कौन सी सिटी को इंक्लूड किया गया है? जब किसी सिटी को इंक्लूड किया जाता है मतलब उसमें डेवलपमेंट की जाएगी, थोड़ा विकास किया जाएगा, थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, फेमस हो जाती है सिटी, है ना, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, है ना, थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाती है, यही सब होता है, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंडर जो सिटीज इंक्लूड की गई हैं वो है गया एंड नालंदा ऑफ बिहार, ठीक है। अब जो स्वदेश दर्शन था, इसकी जो फर्स्ट वर्जन था या फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट स्कीम थी, लॉन्च्ड इन 2014-15 फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। थीम बेस्ड का मतलब देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट एक्सेट्रा। बुद्धिस्ट सर्किट मतलब जो बहुत लोग होते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो भी मेन लोकेशंस हैं उनको मॉडिफाई करना, डिवॉल्व करना, ताकि उन प्लेसेस में टूरिज्म बढ़ सके। वैसे ही रामायण सर्किट मतलब जो भगवान राम से रिलेटेड लोकेशंस हैं, अयोध्या है और वो सारी जगहें हैं, तो उनको थोड़ा मॉडिफाई करना, बट इस तरह से कि वो अपनी जो एक्चुअल उनकी वैल्यू है वो ना हो कम, है ना, तो उनको मॉडिफाई करना ताकि वहां पे टूरिज्म बढ़ सके। तो टूरिज्म ही है ये एक तरह से, ठीक है, थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स को डिवॉल्व करना है। इसी के साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आता है प्रसाद स्कीम या प्रसाद स्कीम कह लीजिए। इस स्कीम के अंदर जो है कौन सी सिटीज को डिवॉल्व किया गया है? तो ये है पुनौरा धाम जो कि बिहार में है। दिस प्लेस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्वदेश दर्शन से रिलेटेड था प्रसाद स्कीम, मतलब एक और ऐसा सेम क्वेश्चन है सिटीज इंक्लूड करने वाला, तो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट्स बना रहे। आज के 6th न्यूज है पीए संगमा फुटबॉल स्टेडियम इनॉग्रेटेड इन। फुटबॉल स्टेडियम है जिसका नाम रखा गया है पीए संगमा। तो इसकी इनॉग्रेशन कहाँ पे हुई है, कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, मतलब एक तरह से कहाँ पे खुला ये? तो ये खुला है मेघालय में। याद रखना है पीए संगमा फुटबॉल स्टेडियम मेघालय में खुला है। कहाँ पे? एट पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टूरा, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है? सो दिस फुटबॉल स्टेडियम हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम ऑफ मेघालय, जो कि कौन है? कॉनरॉड के संगमा, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, इजी पॉइंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं।
फेरी सर्विस बिटवीन कंकेशन थुराई एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी स्टार्टेड बाय। फेरी सर्विस है इन दो लोकेशंस में, कहाँ कहाँ मतलब कौन सी दो कंट्रीज ने स्टार्ट की है, तो इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। फेरी सर्विस क्या होती है कि फेरी सर्विस होता है कि जैसे शिप से आप इधर से उधर पैसेंजर्स को लेके जाते हो या बोट से इधर से उधर लेके जाते हो पैसेंजर्स को, है ना। तो इंडिया की लोकेशन है पुडुचेरी और श्रीलंका की है कंकेशन थुराई। इन दोनों के बीच में फेरी सर्विस चलेगी, पहले भी चला करती थी बट श्रीलंका में कोई वॉर हुई थी, सिविल वॉर, उसके बाद ये बंद हो गई थी, बट अब फिर से इसे रिस्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि श्रीलंका में कौन से लोकेशन से स्टार्ट हो रही है, तो ऑप्शन में ये आ सकता है या फिर इंडिया की लोकेशन आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 8th पॉइंट है IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 वॉन बाय। सो ये अवार्ड्स हैं IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स। कौन इसको जीता है, किसको ये अवार्ड दिया गया है? सो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC को ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना है IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022। IEI का क्या मतलब है यहाँ पे? सो ये एब्रीविएशन है ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। याद रखना है, वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। प्लस ये अवार्ड चेन्नई में दिया गया है। ठीक है, आज की 9th पॉइंट पढ़ते हैं। टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल AI सेंटर $1 मिलियन हैज बीन ग्रांटेड टू IIT मद्रास बाय। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें ही 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया का पहला रिस्पॉन्सिबल AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, तो $1 मिलियन उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं? IIT मद्रास को दिए जा रहे हैं ताकि वो इस चीज़ पे काम करे। कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है। ठीक है, AI सेंटर क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। एक बार पहले भी मैंने AI को एक्सप्लेन किया था। AI का मतलब होता है, देखिए हम ह्यूमंस हैं, हमारे बीच जो बुद्धि है, दिमाग है, वो क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारी। किसी को ज़्यादा ज्ञान, किसी को कम नॉलेज। चलिए नॉलेज तो आप अर्जित कर सकते हैं, बट जो इंटेलिजेंस है हमारी वो तो जन्म जाती होती है एक तरह से, है ना। तो नेचुरल इंटेलिजेंस है हमें, लेकिन जो मशीन्स होती हैं, अब कौन सी प्रिंटिंग मशीन को क्या पता कि उसे प्रिंट करना है, उसकी कोडिंग इस तरह से ह्यूमन ने की है कि वो प्रिंट ही करती है और वो कुछ करती नहीं है। लैपटॉप है, हम टाइप करते हैं तो कीबोर्ड को क्या पता कि ए को प्रेस करना तो सामने ए लिखना है, वो उस तरह से बनी हुई है चीज़। तो किसने बनाई है? ह्यूमंस ने। तो इसी तरह से मशीनरीज में जो इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ह्यूमंस ने बनाया तो हमारी जो है नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। तो AI सेंटर इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल जो सारे काम संभालेगा, IIT मद्रास बनाएगा। गूगल ने इसके लिए उसको $1 मिलियन के ग्रांट दिए। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि गूगल ने, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन ये है कि गूगल ने कोलैबोरेशन किया है IISc बेंगलोर के साथ, और उस IISc बेंगलोर क्या करेगा? प्रोजेक्ट वानी पे वर्क करेगा। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, IIT मद्रास AI सेंटर, IISc बेंगलोर प्रोजेक्ट वानी। ठीक है, चलिए आज का 10th न्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या है, बट फर्स्ट लेट मी एडजस्ट दिस पेज। ओके, आज का 10th पॉइंट है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स अनसर्टेन टाइम्स। ये एक बुक का नाम है तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, द लाइट वी कैरी, इतने से काम चल जाएगा। सो ये बुक किसने लिखी है? दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय मिशेल ओबामा। और ये बुक क्या बताती है, क्या हम इसके बारे में पढ़ते हैं? पहली बात तो मिशेल ओबामा कौन है, तो ये तो आपको पता होगा, बराक ओबामा जो कि यूएसए की काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं, है ना, तो उनकी वाइफ है। तो अब ये बुक क्या बताती है? द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा ये बताती है, ये कहती है टू इंस्पायर रीडर्स टू एग्जामिन देयर ओन लाइव्स, आइडेंटिफाई देयर सोर्सेज ऑफ ग्लैडनेस। इंस्पायर करती है ये बुक कि अपनी ज़िंदगी के बारे में जानें, एग्जामिन करें, प्लस आपकी खुशी के क्या क्या स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। तो इस तरह से हैं। ठीक है, चलिए आज का 11th पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट की बात की गई है। क्वेश्चन ये है कि जो स्वॉट स्पेस क्राफ्ट है लॉन्च्ड बाय विच कंट्री और विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्वॉट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या है? द सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी तगड़े बनते हैं सारे, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आज का हमारा जो सेकंड पेज था ये भी हो गया कंप्लीट। आज का 12th पॉइंट है इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस क्या है? इट इज एन इंडिजीनियस कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड लॉन्च्ड बाय। एक
ब्रांड है, अपने देश में बनाया गया है, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड, सामान को पैक वगैरह करने का एक कोई ब्रांड है, ठीक है। तो इंडिजिनियस का मतलब होता है जो अपने देश में बना हो, ठीक है। तो क्या नाम है ब्रांड का? इंडिपेंडेंस। किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिपेंडेंस एक ब्रांड है, एंड इंडिजिनियस कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और विच ग्रुप्स? रिलायंस ग्रुप्स। वेयर? इन गुजरात, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आज का 13th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी के बारे में बताया गया है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च इनॉग्रेटेड इन। ये जो रिसर्च फैसिलिटी है, रिसोर्स फैसिलिटी है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? हैदराबाद में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये है क्या? It is a premier center dedicated to the ethical care, use and welfare और laboratory animals in research। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे जो भी रिसर्च के अंडर एनिमल्स होते हैं, होता क्या है कि कोई भी रिसर्च, जब कोरोना की है तो पहले एनिमल्स पे रिसर्च, थोड़ा ट्रायल होता है, फिर ह्यूमंस पे ट्रायल होता है। तो ये तो चलो कोरोना का मैंने एग्जांपल दिया, बट कोई भी और है, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले एनिमल्स पे ट्राई होता है, उस चीज़ का ट्रायल होता है। तो वैसे ही एनिमल्स जो कि रिसर्च के अंडर हैं, वहाँ पे कैप्टिवेट करके रखे गए हैं, उनकी केयर ढंग से हो, उनको ढंग से खाना वगैरह मिले, उनकी केयर हो, उनसे बुरी तरह से व्यवहार ना हो, इस सब के लिए ये सेंटर बनाया गया है, राइट। आज का 14 पॉइंट पढ़ते हैं, बट इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 14 पॉइंट है, सिटी दैट विल होस्ट अर्बन 20 मीटिंग्स एट अ पार्ट ऑफ, एट नहीं होगा यहाँ पे, होगा एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। सो सिटी दैट विल होस्ट अर्बन 20 मीटिंग्स एज अ पार्ट ऑफ G20 मीटिंग्स। ऐसी कौन सी सिटी? अब देखिए, G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर के बाद G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं इंडिया में हो रही हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है G20 के बारे में जानना, जो कि मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ और फिर कभी एक बार फिर से पढ़ा दूंगी, बट G20 का आपको पता होना चाहिए। 19 नेशंस है प्लस यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल मिलकर G20 मींस ग्रुप ऑफ 20, प्लस इसकी प्रेसिडेंटशिप अभी इंडिया के पास है। तो जितनी भी इनकी मीटिंग्स है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स है, फाइनेंशियल लेवल की मीटिंग्स है, वो इंडिया में ही हो रही है। तो अर्बन 20 मीटिंग्स जो है G20 की ही कहाँ पे हुई? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझाने की जरूरत थी, अगर आप न्यू हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं काफी टाइम से तो आपको पता होगा, G20 का सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का 15 पॉइंट पढ़ते हैं, गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा इन 1961। 19 दिसंबर 1961 को गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। देखिए भारत कब स्वतंत्र हुआ है? 15 अगस्त 1947। गोवा कब हुआ? 19 दिसंबर 1961। अब इसके बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, वहां पे डच, डेन्स, पोर्तुगीज ये सब पढ़ते हैं, ब्रिटिश, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम पोर्तुगीज, पुर्तगालियों से इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। चलिए हमारा 5th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं, बट पहले पेज एडजस्ट कर लिया जाए। ओके, सो आज का 16th पॉइंट क्या है? प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। ये एक अभियान है, एक कैंपेन है जिसका नाम है प्रशासन गांव की ओर, इनॉग्रेटेड बाय। इस कैंपेन, इस अभियान का इनॉग्रेशन, उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। क्यों किया है? टू रिड्रेस द पब्लिक ग्रीवियंसेस। जो भी गांव में लोग रह रहे हैं, जो भी उनको ग्रीवियंस आप समझते हैं, जो भी दुख है, मतलब कोई इश्यूज है उनकी लाइफ में, तो उनके पब्लिक ग्रीवियंस को रिड्रेस करना है, उनको ओवरकम करना है, ठीक है। उसके लिए ध्यान रखना है, प्रशासन गांव की ओर जितेंद्र सिंह टू रिड्रेस द पब्लिक ग्रीवियंसेस, उनके जो भी दुख है उनको रिड्रेस करने के लिए। अब आता है आज का 17 पॉइंट। देखिए वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने। सो आज का 17 पॉइंट क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय। यहाँ पे बिल की बात हो रही है, एनर्जी को कंजर्व करना है तो उसी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट हुई है, सुधार हुआ है। तो ये बिल किसने पास किया है? लोकसभा ने या राज्यसभा ने? क्वेश्चन ये आ सकता है। सो दिस बिल हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा। अब थोड़ा सा हल्का सा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। तो कैसे याद रखना है? मैंने आपको पॉलिटी में बताया था, लोकसभा लोअर हाउस दोनों में एल आ रहा है, तो वो हो गए। जो बच गए राज्यसभा और अपर हाउस, वो सेम चीज है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? 1952। चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? तो जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पीएम कौन है? ये तो सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो चेयरमैन की बात करें राज्यसभा की, हम थोड़ा भटक गए टॉपिक से। राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़ जी, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। एंड डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश सिंह नारायण, हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है।
चलिए, इसी के साथ हमारा थर्ड पेज भी हो गया कंप्लीट। आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी बात की, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा एंड देन आप चाहें तो मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। प्लस रिसेंटली अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं, सो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब हमारे 17 पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं लास्ट पेज की तरफ। आज का 18th पॉइंट है शर्ले एखार्ड। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, पास्ट अवे रिसेंटली। आपको पता होगा अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं। ये मैं शॉर्ट में लिखती हूँ पास्ट अवे रिसेंटली, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स होती हैं तो और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। क्वेश्चन आता है दिस पर्सन हैज बीन पास्ट अवे रिसेंटली, सो दिस पर्सन हैज बीन रिलेटेड टू विच फील्ड। पॉलिटिशियन था, एक्टर था, सिंगर था, क्या था, तो फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली शर्ले एखार्ड की डेथ हुई है। शी वॉज अ सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड विनर। इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्रैमी अवार्ड विनर थे। अब ग्रैमी अवार्ड्स क्या है, हल्का सा इनके बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। फिर हम कभी पढ़ेंगे कि अकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं, एमी अवार्ड्स क्या होते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स क्या होते हैं, जो भी है। फिलहाल आप थोड़ा सा देख लीजिए ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। ये चीज़ तो आपको पता होगी, अमेरिका के अवार्ड्स है। ठीक है, नाउ प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग अकेडमी ऑफ द यूएसए। यूएसए की जो रिकॉर्डिंग अकेडमी है वो प्रेजेंट करती है इनको। जो 2022 में हुआ था, इट वाज द 64th एडिशन ऑफ ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी। 64th एडिशन हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था? लास वेगस में हुआ था। फर्स्ट अवार्डेड इन सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड्स कब हुए? 1959 में हुए। यहाँ पे आप करेक्शन कीजिएगा, मुझे डाउट है यहाँ पे 1959 है या 1952, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टॉप 3 अमेरिकन अवार्ड्स। अब टॉप 3 अमेरिकन अवार्ड्स मतलब जिनके बारे में हमें इन फ्यूचर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो है अकेडमी अवार्ड्स, एमी अवार्ड्स एंड टोनी अवार्ड्स। ठीक है, तो इसमें अकेडमी अवार्ड्स हो गया, ग्रैमी अवार्ड्स एंड एमी अवार्ड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। टोनी अवार्ड्स का तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक, कितना रेलिवेंस। चलिए, 18th पॉइंट हो गया हमारा। आगे चलते हैं और आज का 19th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक बुक का जिक्र किया गया है कि ये बुक किसने लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इंडियन नेवी एट द रेट ऑफ 75 रेमेंसिंग द वोएज। वोएज मीन्स यात्रा। तो ये बुक है, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय हुम। बुक से भी क्वेश्चन आता है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी बायोग्राफी है, किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आते हैं। सो कॉमोडोर रंजीत बी राय, हु इज ए रिटायर्ड पर्सनैलिटी, उन्होंने लिखी है। द इंडियन नेवी, रंजीत बी राय, याद रखना है, राइट। चलिए, इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हल्का सा टाइट हो गया क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए एंड मैं अगले पेज पे लिखती तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट सब कुछ एडजस्ट करके लिख दिया है कि कोई पॉइंट हमसे छूट ना जाए, राइट। चलिए, आज का 20th पॉइंट है लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौर। पास्ट रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। कहाँ पे हुई है? जोधपुर में हुई है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। 1971 वॉर, बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, बहुत बार मैं इस चीज का जिक्र कर चुकी हूँ, यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगी, अदरवाइज आपको पता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर थी। ठीक है, अब देखिए इसमें इंडिया का ऐसा काम नहीं था क्योंकि इंडिया ने अपने लिए वॉर नहीं लड़ी, बट इंडिया ने अपने नेबर कंट्री के लिए वॉर लड़ी थी, है ना। तो चलिए इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, बट ध्यान रखना है लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौर, पास्ट रिसेंटली, जोधपुर में डेथ हुई है। हीरो कंसिडर किए जाते हैं 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के, राइट। आज का 21st पॉइंट है। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा 21st पॉइंट है इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन टारगेटेड टू बी लॉन्च्ड इन। इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन, जिसमें ह्यूमन बैठ के जाएगा, ठीक है, H1 मिशन है, तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 के लास्ट क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। ये जो मिशन है H1 मिशन, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट। इंडिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें ह्यूमन जाएगा ऊपर, है ना। सारा चेकआउट करने क्या चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज का 22nd एंड लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम। ठीक है, इन्फेंट्री आप समझते हैं, जैसे होती है ना घोड़ों की सेना होती है, हाथियों की सेना होती है, वैसे पैदल जो सेना चलती है उसे हम इन्फेंट्री बोलते हैं। इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सब हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में, जो वो वॉर वगैरह होती है। 1857 का जो रिवोल्ट होता है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात यह है कि इंडिया का पहला ही जो पैदल सेना होती है, इन्फेंट्री होती है, इसका म्यूजियम खोला गया है। तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन आपका ये है। MP, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सेंट्रल स्टेट जो है इंडिया की, वहां पे। MP में कहाँ पे? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। अब इस म्यूजियम का नाम क्या है? तो हमने पढ़ लिया कि इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, इसका नाम क्या रखा गया है? इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू शोकेस द इन्फेंट्री विद थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट। जो इन्फेंट्री है इंडिया की, उसको शो करना एज अ थीम लाइन ऑफ इन्फेंट्री द अल्टीमेट। इसमें समझाने वाली ऐसा मुझे कोई बात नहीं लगती है ना,
अब ये जो म्यूजियम है, इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम, दिस इज इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड। इंडिया का तो पहला है, पर पूरी दुनिया का सेकंड ऐसा म्यूजियम है जहां पे इन्फेंट्री को इतना फोकस दिया जा रहा है। तो अगर ये सेकंड है तो वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा है, पूरी दुनिया का फर्स्ट कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, कैंसस में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 24 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है जल जीवन मिशन। अब देखिए, जल जीवन मिशन के बारे में हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं न्यूज, तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज सामने आई है दैट दिस मिशन हैज क्रॉस्ड 10.75 करोड़ हाउस होल्ड्स इन दिसंबर 2022। इसका मतलब क्या है? जो जल जीवन का मिशन है, एम है, ऑब्जेक्टिव है क्या, कि हर घर तक जो है टैप वाटर पहुंचे, यही ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है दिसंबर 2022 में, मतलब 11.5 या 11 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। इस लाइन का मतलब ये है। अब थोड़ा सा एग्जैक्टली एम पढ़ लेते हैं कि जल जीवन मिशन का एम क्या है। to provide quality drinking water to every rural household by 2024। 2024 तक हर ग्रामीण घर में अच्छा पीने के पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। समझ रहे हैं? अच्छा पीने का पानी, अच्छे प्रॉपर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना हर एक रूरल हाउस होल्ड में 2024 तक। तो 2023 से आ गया ऑलमोस्ट, है ना? तो 1-2 साल बचते हैं, उसके बीच में ये जो मिशन है कंप्लीट करना है। अब इसी के साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। ये 2 पॉइंट्स जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये तो जस्ट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई आपको। सो पहला, फर्स्ट, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी। पहले ऐसी कौन सी स्टेट बनी है जो सर्टिफाइड है हर घर जल, मतलब हर एक रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर, अच्छी क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। तो कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जिसने इस टारगेट को कंप्लीट किया है? वो है गोवा। एंड यूटी, यूनियन टेरिटरी कौन बना है? तो वो बना है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। फाइन। अब इसी के साथ आप मैप पे भी देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता, जैसे पुडुचेरी है वो बाउंड्री पे है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव ये बीच बीच में आते हैं ना। बाकी चंडीगढ़ का अलग सा रहता है, न्यू दिल्ली का अलग से रहता है, तो वो हमें इजी रहता है पढ़ने के लिए। अंडमान निकोबार अलग से है, लक्षद्वीप अलग से है, तो वो भी हमें इजी रहता है पढ़ने के लिए। पर ये जो है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनका थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो आप मैप पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक पॉइंट है, फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पे हर घर जल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है? तो वो बना है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। थोड़ा लंबा चल गया बट इंपॉर्टेंट था, तो अच्छे से डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। चलिए आज का सेकंड न्यूज आता है, सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। इंडिया के एम्बेसडर समझते हैं, राजदूत, है ना? सऊदी अरेबिया के लिए कौन बने हैं? तो वो बने हैं डॉक्टर सुहेल अजाज खान। ठीक है, अब ये अगले बने हैं, तो अब जो है उनका टर्म जो है आई थिंक 1-2 हफ्ते में, थोड़े से टाइम में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऐसा रहता है कि अगले की अपॉइंटमेंट पहले हो जाती है। तो आपने बस इतना याद रखना है, पिछले कौन थे कौन नहीं थे हमें नहीं मतलब, इतना याद रखना है कि न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, एम्बेसडर बने हैं इंडिया के टू सऊदी अरेबिया। तो कौन बने हैं? डॉक्टर सुहेल अजाज खान। प्रेजेंटली कौन है ये? प्रेजेंटली इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान। लेबनान के लिए इंडियन एम्बेसडर है, अब सऊदी अरेबिया के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज भी नहीं है तो वर्ल्ड मैप तो एटलीस्ट आपके सामने होना चाहिए। पहली चीज, ये एशियन कंट्री है, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया कॉन्टिनेंट की क्या बाउंड्री है उसका पता होना चाहिए। एशियन कॉन्टिनेंट में आप ढूंढिए कि कहाँ पे है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया जो है इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके एक साइड में पर्सियन गल्फ आता है और एक साइड पे रेड सी आता है। ठीक है, बाकी ये मेन ओमान भी, बट वो छोटी छोटी कंट्रीज है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक कंट्री आती है, यहाँ पे एक कंट्री आती है, कतर यहाँ जैसे आता है, यूएई यहाँ जैसे आता है ना? तो इसके आसपास जो है ये अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे अरेबियन कंट्रीज आती हैं, तो वो आप देखिए। ठीक है, मैप में ना इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल करेंसी तो हमें पढ़ना है, एशिया की कंट्री वो भी हमने पढ़ लिया, अरेबियन पेनिनसुला में वो भी हमने पढ़ लिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट दिस कंट्री इज होम टू मक्का मदीना, द 2 होलिएस्ट सिटीज इन इस्लाम। इस्लाम धर्म में मक्का एंड मदीना, जो जैसे हमारे होता है ना कि तीर्थ करना है, अयोध्या हमारे लिए पवित्र है, ऐसे होता है ना पवित्र धाम केदारनाथ है, तो वैसे ही इनका जो पवित्र है मुसलमानों में वो है मक्का मदीना। तो ये जगह कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में सिचुएटेड है। ठीक है,
एशियन कंट्री है, कैपिटल क्या है सऊदी अरेबिया की, रियाद, करेंसी क्या है सऊदी रियाल। तो मक्का मदीना ही आपको पता होना चाहिए, है ना। अब जो तो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा, बट बाकियों को नहीं पता। बट एक अच्छा पॉइंट है, तो आपको इस चीज़ की जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यह भी हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज़ पढ़ते हैं, बट इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की थर्ड न्यूज़ है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब जो रेसलिंग है उसमें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अंतिम पंघाल को। अंतिम कौन है? इंडियन वुमेन्स रेसलर है अंतिम याद रखना है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड अंतिम पंघाल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आज का पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओनली इंडियन एक्टर टू बी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल द टाइम बाय ब्रिटिश मैगजीन एम्पायर। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन में बन गए। देखिए, ब्रिटिश मैगजीन है एक जिसका नाम है एम्पायर, तो इन्होंने क्या है, इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, हर टाइम के 50 सबसे महान एक्टर, डाइवर्स एक्टर्स की एक लिस्ट निकाली है ब्रिटिश मैगजीन एम्पायर ने। तो उसमें इकलौते इंडियन एक्टर को शामिल किया गया है। तो कौन से इंडियन एक्टर हैं, क्वेश्चन आपका ये है। तो शाहरुख खान इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्हें की इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल द टाइम में इंक्लूड किया गया है बाय ब्रिटिश मैगजीन एम्पायर। यहाँ पे ऑफ पहले आएगा फिर ऑल आएगा, ठीक है। चलिए, आज के फिफ्थ न्यूज पढ़ते हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा के लिए न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को कौन नहीं जानता, प्यूमा ब्रांड को कोई कौन नहीं जानता, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आज का सिक्स्थ पॉइंट है, न्यू चेयरमैन ऑफ AERB। AERB के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि AERB है क्या। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। सो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? ध्यान रखना है, दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। नाउ जो ये बोर्ड है, इट वाज फाउंडेड इन 1983 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। तो अगर आपको ये दो चीजें याद नहीं भी करनी है, इट्स ओके, हेडक्वार्टर्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मुंबई में है। अब थोड़ा सा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि क्या मेन टास्क है इनका, क्या वर्क है, क्या ऑब्जेक्टिव है। So, to ensure that nuclear energy and radiations in India doesn't cause undue risk to the health of people and environment। मतलब जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, या फिर उसके अलावा आप कह लीजिए जो भी रेडिएशंस निकलती हैं इनसे, उससे ह्यूमन हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बस इतना सा इनका काम है। तो उसके ऊपर ये जो है रेगुलेटरी वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू चेयरमैन ऑफ AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाकी एम फाउंडेशन या हेडक्वार्टर से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, आज के सेवंथ पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? सो 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये मनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह एक्चुअल में थे कौन? ही वॉज इंडियाज 5th प्राइम मिनिस्टर। एंड इनके बर्थ एनिवर्सरी पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया है इन ड्राफ्टिंग न्यूमरस एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स। ये जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी जो होता है, इसके संबंधित बहुत सारे बिल्स को ड्राफ्ट करने में, इनेक्ट करने में इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो बस इसीलिए उनकी यादगार में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब कभी भी कुछ पढ़ना है तो उसका थीम आपको पता होना चाहिए। कोई भी डे पढ़ रहे हो, अगर थीम है उसका तो उसको ज़रूर पढ़ें। सो थीम क्या रहा नेशनल फार्मर्स डे का? वो रहा इग्निटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिंग फार्मर्स, ठीक है। चलिए, आज का 8th न्यूज़ पढ़ते हैं, बट लेट मी एडजस्ट दिस पेज। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 8th पॉइंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी, चिलिया कलान। ये एक पीरियड है विच बिगेन इन विच स्टेट और यूटी। ये चिलिया कलान, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, जो भी जम्मू कश्मीर से हैं उनको ज़्यादा पता होगा। सो ये पीरियड जो है कौन से स्टेट या यूटी में मनाया जाता है, या स्टार्ट हो गया है या होता है कंडक्ट, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। मनाया क्या होता है वहां पे? होता क्या है चिलिया कलान पीरियड? इट इज अ 40 डेज इंटेंस कोल्ड पीरियड। 40 दिन बहुत ज्यादा ठंड होती है इस टाइम पीरियड में। इट इज कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट एंड हार्शेस्ट विंटर पीरियड इन कश्मीर वैली। कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे हार्श पीरियड माना जाता है ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ड
टेबल टेनिस सीरीज इवेंट विल बी होस्ट बाय, मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट किया जाएगा होस्ट, तो कौन सी कंट्री में किया जाएगा? इंडिया में। अब इंडिया में ये इवेंट पहली बार मनाया जा रहा है, तो इंडिया में कौन से लोकेशन में होगा? गोवा में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा में कहाँ पे होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में। ठीक है, तो ये भी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट पहली बार इंडिया में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? गोवा। गोवा में कहाँ हो रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। आज की 10th न्यूज है, यहाँ पे कंपटीशन की बात की गई है कि उस कंपटीशन को कौन जीता है। तो कंपटीशन का नाम है ग्रास रूट्स इनोवेशन कंपटीशन। सो ये कंपटीशन कौन जीता है? शालिनी कुमारी जीती हैं। क्यों जीती हैं? फॉर हर इनोवेशन, उन्होंने एक इनोवेटिव काम किया है, तो अपनी इनकी इनोवेशन के बारे में यहाँ पे बताया है। इनकी इनोवेशन है मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स। एक ऐसा वॉकर बनाया है जो एडजस्टेबल लेग्स के साथ चलता है। एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। शालिनी कुमारी ने मॉडिफाइड वॉकर बनाया है विद एडजस्टेबल लेग्स, इसी कारण उन्होंने टॉप किया है ग्रास रूट्स इनोवेशन कॉम्पिटिशन में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आज हमें 10 पॉइंट्स डिस्कस करने थे, सो वीडियो हो गया हमारा कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। सो आज की फर्स्ट न्यूज है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 किसे मिला है या किसे दिया गया है, कौन सी स्कीम को दिया गया है? तो उस स्कीम का नाम है दुआरे सरकार स्कीम। याद रखना है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, इसमें भी स्पेसिफिकली प्लेटिनम अवार्ड दुआरे सरकार स्कीम को दिया गया है। इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये कहाँ की स्कीम है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उनकी स्कीम है एंड इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2022। तो इसमें ज्यादा डेप्थ में पढ़ने वाली कोई खास बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में प्लेटिनम अवार्ड दुआरे सरकार स्कीम को दिया गया है। फाइन, अब देखिए मैक्सिमम फर्स्ट पेज पे तो आपको वन लाइनर से मिलेंगे, तो फटाफट से इनके बारे में ज्यादा पढ़ने का है नहीं, टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। सेकंड न्यूज है राइथू बंधु स्कीम। तो ये स्कीम कौन से स्टेट की है? तेलंगाना स्टेट की है। तो पता होना चाहिए दुआरे सरकार स्कीम वेस्ट बंगाल की है, राइथू बंधु स्कीम तेलंगाना स्टेट की है। इतनी ज्यादा फेमस नहीं है इसलिए ज्यादा इसके बारे में नहीं है पढ़ने के लिए। सो इस स्कीम के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स टू फार्मर्स। जो किसान होते हैं उनको खेती बाड़ी करने के लिए कुछ सहायता, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आज की थर्ड न्यूज है इंडियन फिल्म दैट बैग्ड 3 अवार्ड्स एट द 2022 फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक सर्कल एनुअल अवार्ड्स। सीधी सी बात है, कौन सी ऐसी इकलौती इंडियन फिल्म है जिसने 3 अवार्ड्स जीते हैं 2022 के फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक सर्कल एनुअल अवार्ड्स में? तो वो है RRR। अब काफी ज्यादा अवार्ड्स ये जीत चुकी है। इसके सॉन्ग भी था, वो भी हमने पढ़ा था उस सॉन्ग के बारे में, नाटू नाटू, एंड राजा मौली जी की ये मूवी है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है MP गवर्नमेंट फॉर्म्स अ टास्क फोर्स टू प्रिवेंट ऑनलाइन गैम्बलिंग। जो ये ऑनलाइन जुआ वगैरह खेला जाता है, तो इस सबको रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है। ठीक है, तो उसके हेड कौन है? क्वेश्चन ये है, तो वो है इकबाल सिंह बैंस। राइट, फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। बैंक दैट लॉन्च्ड अ न्यू स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट इन शक्ति 555 डेज। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा कि कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है इन शक्ति 555 डेज? तो ये किया है इंडियन बैंक ने। इसमें कुछ ऐसा है कि 555 दिनों के लिए अगर आप 5,000 से 2 करोड़ तक वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की 6th न्यूज देखते हैं। COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 UN बायोडाइवर्सिटी सेंटर मीटिंग। अब इसकी मीटिंग होगी तो उसके होस्ट कौन रहेंगे? ये होगी मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, आज का 7th पॉइंट। अब देखिए सारे वन लाइनर्स है, तो इनमें ऐसे ज्यादा पढ़ने वाली जरूरत है नहीं, जो है फटाफट से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हुआ एंड देन दैट्स इट। ठीक है, चलिए COP15 का हो गया मॉन्ट्रियल कनाडा। आज की 7th न्यूज देखते हैं। फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज सबसे पहले दिया जा रहा है ये प्राइज, जिसका नाम है रोहिणी नैयर प्राइज। किसे दिया गया? यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेत्रीचेम संगटम। अब प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। क्यों दिया गया? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है उनमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रखा इन्होंने, काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो बस उसी के लिए इन्हें अवार्ड, ये प्राइज फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया है सेत्रीचेम संगटाम को। ठीक है,
आज का 8th पॉइंट पढ़ते हैं, स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन्स विद पासपोर्ट्स। भारत में ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा सिटीजन्स के पास पासपोर्ट्स है? ठीक है, समझे, नंबर ऑफ सिटीजन्स विद पासपोर्ट्स मैक्सिमम है, समझ रहे हैं ना? तो वो है केरला। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो डेटा है, किसने रिलीज किया है? नाउ दिस डेटा ही इज एज पर आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन्स जिनके पास पासपोर्ट है वो तो केरला में है, लेकिन लीस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स कौन सी स्टेट या यूटी में है? क्वेश्चन आपका ये भी आता है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पेज पे हमने आज 8 पॉइंट्स पढ़ लिए, काफी वन लाइनर थे ये, है ना? तो आई होप आप वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे। एंड अब चलिए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 9th पॉइंट है, फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी टू वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो वाइस चेयरमैन का पैनल है उसमें सबसे पहले नॉमिनेट किए गए एमपी कौन है? वो है पीटी उषा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इसमें पॉलिटी में घुसना पड़ेगा, तो फिलहाल आप याद रखिए फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी जहां भी आ गया पीटी उषा का आपने नाम याद रखना है। ठीक है, पीटी उषा को तो आई डोंट थिंक इंट्रोडक्शन की जरूरत है, राइट? चलिए आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप, मतलब डायरेक्टली आप नलके का पानी पी सकते हैं, वो इतना साफ होगा, अच्छा होगा, क्वालिटी वाला। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट के द्वारा? क्वेश्चन आपका ये है। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, उड़ीसा में भी जो उड़ीसा के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, जिनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, नाउ फर्स्ट टाउन वेयर दिस फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड। अब पहला टाउन, पहला शहर है ना, पहली सिटी जहां पे ये लॉन्च की गई है स्कीम, तो वो है पूरी। पूरी कहां पे? उड़ीसा में। ऑब्वियसली उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की तो अपने किसी एरिया में लॉन्च की होगी, है ना? चलिए 10th पॉइंट भी हो गया, याद रखना है उड़ीसा गवर्नमेंट ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, सबसे पहली जो सिटी या टाउन है वो है पूरी। 11th पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड। इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है? कल्याणी फेरेस्टा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? लॉन्च किया गया है स्टील मिनिस्टर के द्वारा, जो कि कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहां से? न्यू दिल्ली में। ये जो है कहां से नहीं, कहां पे लॉन्च की है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में जो है इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड खुला गया है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं, आज का 12th पॉइंट पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 12th पॉइंट ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक दो चीजें और एडिशनल मुझे मिली तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है। 12th पॉइंट है, एटीएल मैराथन 2022-23 इनोवेशन चैलेंज लॉन्च्ड बाय। अब ये जो इनोवेशन चैलेंज है एटीएल मैराथन 2022-23 का, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज है, ये जो चैलेंज अवार्ड है या इनोवेशन चैलेंज है, इसका थीम क्या रहा? थीम रहा इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इसी के साथ नेक्स्ट आता है, ये है क्या? अब जो इनोवेशन आप समझते हैं कुछ नया क्रिएटिव करना, है ना? तो वैसा ये चैलेंज था। तो इसका क्या था, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनोवेशन चैलेंज फॉर यंग इनोवेटर्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस इंडिया, हु कैन सॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम्स एंड डिवॉल्व इनोवेटिव सॉल्यूशंस। इसका मतलब है कि एक तरह का इनोवेशन चैलेंज था, मतलब आपको कुछ नया करना था, कुछ क्रिएटिव करना था। ये मेनली यंग इनोवेटर्स के लिए था, जो भी थोड़े यंग है। ठीक है, पूरे इंडिया में ये जो है चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, पूरे इंडिया से कहीं से भी। इसमें था ये कि जो भी कम्युनिटी प्रॉब्लम्स है, जो लोग अपनी जिंदगी में जो चीजें फेस करते हैं, उससे रिलेटेड आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डिवॉल्व करना था। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। आगे चलते हैं, आज का 13th पॉइंट पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आता है, टू परचेज पावर फ्रॉम द इंडियन पावर मार्केट ड्यूरिंग द ड्राई विंटर सीजन पार्टनरशिप हुई है। मतलब इंडिया की जो पावर मार्केट है, मतलब इंडिया से पावर माने इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा, खरीदेगा अपने सूखे सीजन में, सर्दियों के टाइम में, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो ऐसा करेगा? ठीक है, तो पार्टनरशिप की है इसी के लिए इंडिया के साथ। इंडिया में भी जो पीटीसी इंडिया है उसके साथ। तो ये पार्टनरशिप किसने की है? ये पार्टनरशिप की है भूटान ने। मैप पे देखिए भूटान कहाँ पे? छोटी सी कंट्री है, सिक्किम, और सिक्किम के साथ में ही आता है, सिक्किम के राइट साइड पे, है ना? तो भूटान ने ये पार्टनरशिप की है, 600 मेगावाट ऑफ पावर वो यहाँ से लेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आज का 14th पॉइंट, राइट? 14th पॉइंट क्या है? कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। ये एक रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। किसने की है? रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की है? क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि हम तो ये पढ़ते हैं कि टॉप किसने किया और इंडिया का रैंक क्या रहा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि प्रीवियस
ईयर इंडिया का रैंक इसमें क्या था, इंडिया ने कितनी इंप्रूवमेंट की, उसी के साथ ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज की, तो ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई है बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ठीक है, एक्सपेक्टेड। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस क्या है, दैट ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन कोल यूज चाइना एंड इंडिया, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है कोयले के यूज में जो होगी वो एक्सपेक्टेड की गई है कि चाइना और इंडिया में होगी, ठीक है, प्लस जो एशिया का साउथ ईस्ट वाला पार्ट है वहां पे होगी। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट, बट आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं, प्लस सारी की सारी प्रेजेंट डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। देखिए मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप लोग अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, कॉलेज में हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में तो कोई इशू नहीं, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। एंड देन मैंने यूट्यूब वीडियोस पूरी नोट से पढ़ाया, तो आपको एक तरह से पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, राइट। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 15th पॉइंट है एनुअल ग्रोथ ऑफ नोट्स इन सर्कुलेशन NIC एज पर दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 तक एनुअल ग्रोथ जो हुई है किसमें, जो नोट्स सर्कुलेट हो रहे हैं, नोट्स सर्कुलेट समझते हैं कि नोट्स प्रिंट होते हैं, ये चीज तो आपको पता होगी, है ना, सिक्के माइन होते हैं, ये चीज भी आपको पता होगी। तो जो एक तरह से कहते हैं ना कि नोट्स सर्कुलेटेड है मार्केट में, आपके पास पैसे हैं, हिमाचल में पैसे हैं, केरला में पैसे हैं, तमिलनाडु में, MP में, सबके पास पैसे हैं, तो उसमें क्या है, प्रिंटिंग कितनी ज्यादा बढ़ी, ग्रोथ कितनी हुई जो सर्कुलेटेड नंबर ऑफ नोट्स हैं उनमें। आई होप आप मतलब समझ रहे होंगे नोट्स इन सर्कुलेशन का। तो ये एनुअल ग्रोथ हुई है 7.98% दिसंबर 2022 तक की कैलकुलेशंस के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 16th पॉइंट पढ़ते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट एन A ग्रेड बाय NAC। इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी है जिसे NAAC के द्वारा A ग्रेड दिया गया है। तो पहले तो आंसर जान लेते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है। अब ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई इनोवेशन में, कोई क्रिएटिविटी में, तो मतलब चांसेस हैं कि हाँ चलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं भी आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो आप इस पे टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसे A ग्रेड मिला है, A ग्रेड दिया गया है NAAC के द्वारा। नाम याद रखना है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। अब ये NAAC क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इस काउंसिल का काम क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसका काम क्या है, टास्क है टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। हमारे भारत देश में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उस हिसाब से उन्हें ग्रेडिंग देना, ये काम है NAC का, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहिएगा। आज का 17th पॉइंट है, आई थिंक हमने इसके बारे में पहले भी कभी डिस्कस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज प्रिपेयर्ड अ 15 पॉइंट स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। तो हमने पहले ऐसा पढ़ा था कि रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया है, किसने बनाया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि 15 पॉइंट स्ट्रेटेजी, मतलब उसमें 15 पॉइंट्स हैं जो अगर फॉलो किए जाएं तो रोड एक्सीडेंट्स को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई है, क्वेश्चन ये है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई है। इनके हिसाब से यहाँ शॉर्ट में लिखा है मैंने, बाय 20% इन अ ईयर, मतलब रोड एक्सीडेंट्स जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो 20% कम हो जाएंगी हर साल अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए। तो काफी अच्छी बात है कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, तो है ना। नाउ इट इंक्लूड्स फिक्सिंग ऑफ इलीगल रोड कट्स ऑन हाईवेज। यहाँ पे तो काफी ज्यादा दिया हुआ था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट एक मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 15 पॉइंट स्ट्रेटेजी में 15 पॉइंट्स कैसे कैसे हैं। जैसे पहला है कि जो इलीगल रोड कट्स आते हैं, सॉरी रोड कट्स का मतलब होता है कि इस तरह से कोई कर्व आ रहा है ना, अगर वो इलीगल या ढंग से नहीं बने हैं तो उन पे थोड़ा सा फिक्सिंग की जाए, ठीक है, ताकि कट्स करते टाइम एक्सीडेंट्स ना हो, राइट। चलिए आज का 18 पॉइंट पढ़ते हैं। लेट मी एडजस्ट द स्पेस, ओके। सो आज का 18th पॉइंट पढ़ते हैं। DGP ऑफ बिहार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार के कौन बने हैं, तो वो हैं राजविंदर सिंह भट्टी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। 19th पॉइंट आज का है UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 रिसेंटली रिलीज हुई है। ध्यान रखना है क्या बात हो रही है, UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022।
रिसेंटली रिलीज हुई है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन है दैट विच स्टेट्स हायर एजुकेशन एकेडमी हैज रैंक नंबर 1 इन इंडिया। अब यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है, इन्होंने पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनको रैंकिंग दी है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में नंबर 1 बनी है, क्योंकि इंडिया में नंबर 1 बनी है, ठीक है। तो मतलब वर्ल्ड में उसकी कोई पोजीशन होगी, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है वर्ल्ड वाइड जो 121वीं यूनिवर्सिटी है वो है इंडिया की, मतलब वो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी। आई होप आप समझ गए। तो वो यूनिवर्सिटी है कर्नाटका की और उसका नाम क्या है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे। समझने की कोशिश कीजिए, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज हुई है, उसमें माहे का रैंक है 121वां, ठीक है, 121 है, लेकिन इंडिया में वो टॉप पे आ गया ना, तो इस तरह से यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। आज का 20th पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड INS अन्नाला, फर्स्ट शिप ऑफ ASW SWC प्रोजेक्ट एट। इंडियन नेवी ने क्या किया है, INS अन्नाला जो है रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। पहला शिप है ये ASW SWC प्रोजेक्ट का। कहां पे लॉन्च किया है, चेन्नई में। कहां पे, कत्तुपल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आज का 21st पॉइंट पढ़ते हैं। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस। 26वां एडिशन नेशनल यूथ फेस्टिवल का 2023 में कहां पे होगा, कर्नाटका में होगा। कौन इसे ऑर्गेनाइज करवा रहा है, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। चलिए थर्ड पेज भी हो गया कंप्लीट, बट अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और वीडियो के साथ में नोट्स भी बनाते रहें। एंड आगे चलने से पहले एक बात आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, डायरेक्टली आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा। एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं आज के 22nd पॉइंट की तरफ, जहां पे एक प्राइज के बारे में बातचीत की जा रही है। सो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 किसे दिया गया है, क्वेश्चन आपका ये है। ज्वाइंटली वॉन बाय, अब ये प्राइज दो लोगों को दिया गया है ज्वाइंटली, किस किस को, सुदीप सेन एंड शोभना कुमार को। क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया, तो देखिए ये प्राइज इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसके डेप्थ में स्टडी करें कि किसको दिया है, अवॉर्डी कौन कौन है। मोटा मोटा याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 का सुदीप सेन, शोभना कुमार, SS से दोनों स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का 23वां पॉइंट पढ़ते हैं। चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NDIAC। अब ये एक सेंटर है, ये कह लीजिए इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल है, तो इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, NDIAC के न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो वो बने हैं हेमंत गुप्ता। अब देखिए आपकी ड्यूटी है कि देखिए ये सेंटर क्या काम करता है, हेडक्वार्टर से याद करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आप पढ़ सकते हैं, फाउंडेशन फॉर्मेशन ईयर याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर करता क्या है, आप ये देख सकते हैं, काम क्या है इसका, मोटा मोटा टास्क देख सकते हैं। क्योंकि अब देखिए आज हमें टोटल 29 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो वीडियो काफी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि वीडियो को शॉर्ट करें, तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। बट कई बार ये होता है ना कि डिफरेंट जगह पे अलग अलग पॉइंट्स लगता है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को छूटना नहीं चाहिए, तो फिर मैं ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लेकर आई हूँ। थोड़ा सा काम मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो आप 15 मिनट देंगे ना अगर, तो आपका बढ़िया हो जाएगा, चल जाएगा काम, ठीक है। चलिए आज का 24th पॉइंट पढ़ते हैं। स्टेट और यूटी गवर्नमेंट दैट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस प्री लंच मिनी स्नैक ब्रेक इन स्कूल्स। अब मेरा फेवरेट करंट अफेयर है ये आज का, बट हमारे टाइम में ऐसी चीज नहीं थी। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कौन सा ऐसा राज्य है या फिर कौन सा ऐसा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिन्होंने ये चीज डिसाइड किया है कि स्कूलों में जो ब्रेक होती है ना, उससे पहले प्री लंच ब्रेक मतलब मिनी स्नैक ब्रेक दी जाएगी। लंच टाइम जो होता है, लंच टाइम हम बोलते थे, तो उससे पहले मिनी स्नैक ब्रेक दी जाएगी। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। ऐसे इनोवेटिव काम दिल्ली गवर्नमेंट ही कर सकता है, स्कूलों से रिलेटेड, है ना। चलिए क्यों किया है, टू बैटल मल न्यूट्रिशन इन इंडिया। बच्चे को पोषण के शिकार हो जाते हैं, है ना, वीक हो जाते हैं, तो इस चीज से बैटल करने के लिए। प्लस 2.5 आवर्स बिफोर द लंच ब्रेक, जब आपका लंच टाइम होता है उससे 2.5 घंटे पहले मिनी स्नैक ब्रेक करवाई जाएगी। तो अच्छी चीज है, बच्चों के लिए भूख लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे तो फिर भी थोड़ा कर लेते हैं हैंडल, है ना। चलिए आज का 25th पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन कहाँ पे स्टार्ट हो गया है, क्या नाम है,
फर्स्ट बिकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, तो ये स्टार्ट किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा केरला में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, वन लाइनर है। 26th पॉइंट आज का है, इंडियाज फर्स्ट सॉन्ग टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर्स। ऑस्कर्स के लिए इंडिया का पहला सॉन्ग जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो कौन सा है? नाटू नाटू। कौन सी मूवी का है? RRR। किसकी है? डायरेक्टर कौन है? राजामौली जी। ठीक है, आज का 27th पॉइंट देखते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर को। ऑब्जर्व्ड फर्स्ट टाइम इन 1986, सबसे पहले 1986 में ये ऑब्जर्व किया गया था। आज का 28th पॉइंट है, टाटा ग्रुप अपॉइंटेड आलोक सिंह एज द चीफ ऑफ इट्स लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टाटा ग्रुप का है लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस, उसके चीफ किसको बनाया गया है? आलोक सिंह को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है वहां हम पहुंच गए हैं। आज का 29th पॉइंट है, 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट रिलीज बाय। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है 2022 इन 9 चार्ट्स। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फॉर्मेशन कब हुई थी, क्या काम करता है ना। तो अपने जरा पुराने नोट्स खोलिए, वहां पे वर्ल्ड बैंक को रिवाइज कीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये चीज बताएं कि वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है। चलिए अब 2022 इन 9 चार्ट्स इस रिपोर्ट के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा है? It said that world is in its steepest slowdown and could be facing extreme poverty by the end of 2022। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट के बाद ये जो रैंकिंग या ये जो डेटा सामने आया है कि सबसे ज्यादा स्लो डाउन जो है इस टाइम चल रहा है दुनिया में। सबसे मतलब स्लो हो गई है इकोनॉमी, सब कुछ पॉज जैसा हो गया है और हम एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर सकते हैं 2022 के अंत तक। गरीबी काफी ज्यादा बढ़ गई है, ये भी इस रिपोर्ट के हिसाब से आया गया है सामने। ठीक है, तो ज्यादा इनमें ना दिमाग नहीं लगाना। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर, ठीक है। इंडिया का पहला सॉन्ग जो ऑस्कर्स के लिए चुना गया, नाटू नाटू, ठीक है। पहला बिकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, केरला गवर्नमेंट, ठीक है। ज्यादा इन जो मैंने आपको वन लाइनर्स करवाए ना आज, इनमें आपको ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ पॉइंट कम डिस्कस किया गया उसको आप करवा सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे पॉइंट्स तो कमेंट्स ऐसे थे कि मैम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर कीजिए, फिर दूसरे कमेंट्स ऐसे आते कि मैम वीडियो को शॉर्ट बनाए। तो आप देखिए, आप मुझे बताएं, अदरवाइज मैं डिसाइड कर दूंगी कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स ही डिस्कस करने हैं डेली। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।